कि अगर आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज़ ट्रीट हर एज इक्वल। मतलब उनके लिए रोज़गार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और अगर हम सब महिलाएं ये समझ लें, एकजुट हो जाएं, तो एक इतना बड़ा फोर्स बनेगा कि हम समाज को, राजनीति को, अपने भविष्य को खुद बदल पाएंगे। हमें परवाह ये है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह ये है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे। मेरी दादी का पूरा जीवन एक इंस्पिरेशन था। 12 साल की उम्र तक हम एक ही घर में रहते थे और जब उनकी हत्या हुई तो भी हमारे घर के अंदर ही हुई। मेरे ख्याल से उनमें जो सबसे बड़ा जो उनका गुण था एक्चुअली, वो एकदम निडर थी। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गए उड़ीसा में, लोग नाराज़ थे उनसे, तो पथराव शुरू हुआ। स्टेज पे बैठी थी, खूब पत्थर फेंके लोगों ने, उनको गुस्सा चढ़ा। खड़ी होकर वो भाषण देने लगी और कहने लगी कि ये जो हुलिगनिज्म है आपका, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो भी बात कहनी है आप सीधा कहो, इस तरह से पथराव करने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि रुकी नहीं, चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली, उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, खून बह रहा था, फिर भी वो खड़ी रहीं, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना ख़त्म किया उन्होंने। और जब सिक्योरिटी वालों ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि नहीं अभी वी हैव टू मूव यहाँ से, तभी वो वहाँ से हटी, तब तक वो खड़ी रहीं। और वो एक मिसाल थी, एक प्रतीक थी करेज की, धैर्य की, एकदम निडर थी। उनको मालूम था कि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जिसकी वजह से लोग उनके प्रति हिंसक भी हो सकते हैं, फिर भी जो सही निर्णय था उन्होंने हमेशा लिया। एक दादी होने के तौर पे एक बहुत ही, जितनी आयरन लेडी थी उतनी जेंटल थी, उतना हम उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, हम मजाक करती थी। कभी कभी दरवाजे के पीछे छुप के हमको ऐसे हाउ करके डराती थी, मतलब डराती हंसने के लिए। तो मतलब उनमें ये दोनों गुण थे, ममता, करुणा बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम धैर्य, निडरता, वीरता। तो मेरे लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशन रही वो। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक बहुत पर्सनल एस्पेक्ट है जो हर महिला को फील करना है, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है तो ये गैस सिलेंडर वाली जो प्रथा है या ठीक है एक मानसिक 2000 रुपये भेज दिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। महिला को सशक्त करने के लिए प्लीज़ ट्रीट हर एज इक्वल। मतलब उनके लिए रोज़गार क्या बनाने वाले हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ क्या देने वाले हैं, ये हमारी शिक्षा कैसे कराएंगे, उनकी सेहत के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सोशली हम कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। इसके लिए आपने देखा होगा, मैंने रखा है यहाँ कि कुछ आपको सुनाने के लिए भी, हमने एक शक्ति विधान बनाया है, ये हमारा विमेंस मैनिफेस्टो है। इसमें हमने बहुत क्लियरली हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा है कि हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। मतलब एक चीज़ देकर थोड़ी देर के लिए उनकी मदद नहीं, मगर उनको मजबूत बनने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने भविष्य को बनाने के लिए हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ जो भी इस फेसबुक लाइव में है, प्लीज़ हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। बहुत लंबा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या हम कर रहे हैं सब सेक्शंस के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं हम, यंग महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, जो महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है उनके लिए क्या हम करना चाहते हैं,
शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं की सेहत के लिए, सब इसमें हमने लिखा है। दूसरा जो एक बहुत पर्सनल है वो है कि अपना एम्पावरमेंट कैसे होगा। अपना एम्पावरमेंट तब होगा जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। हमें अक्सर कहा जाता है कि सहन शक्ति बहुत है, आप सह लो, या महिलाओं का जीवन संघर्ष ही होता है, इसकी आदत बना लीजिए। सही बात है, हम में सहन शक्ति है, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन हमें समझना है कि हर चीज़ का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर है। मैं तकरीबन जहाँ जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हुआ है यूपी में पिछले 1.5 साल में, ख़ास तौर से जो बहुत ही भयानक केसेस थे, मैं उनके घर गई। और जब आपने पूछा कि ये लड़की हूँ लाइन, इसके बारे में क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एक्चुअली इस लाइन के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो जब मैं उन्नाव में जो हुआ हादसा, जिस लड़की को जला के मार डाला था उसका बलात्कार करने के बाद, जब मैं उसके घर गई तो उसके परिवार से मिली, तो मेरे मन में ये एक बात बहुत क्लियरली बैठ गई कि ये एक नौजवान लड़की थी, इसने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जब उसके साथ अत्याचार हुआ उसने कहा मैं लड़ूंगी। उसका केस उन्नाव में दर्ज नहीं हुआ, रायबरेली गई पास वाले ज़िले में, वहाँ पे केस दर्ज कराया। जब उसको केस लड़ने के लिए या कचहरी में जाना पड़ता था, खुद सुबह 6 बजे उठकर उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेके जाना पड़ता था। ये एक बात मेरे मन में बैठी जब मैं उसके घर से निकली। उसके पिताजी ने मुझे कहा कि उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मैं ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। और वो लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बावजूद उसके साथ ये हुआ। जब मैं उसके घर गई तो उसके संघर्ष को जारी कौन रख रही थी? उसकी भाभी, एक महिला। मैं दूसरी महिलाओं के घर गई जहाँ पे अत्याचार हुआ था, वहाँ भी महिलाएं लड़ रही हैं। उस लड़की की माता लड़ रही है, या उसकी बहन लड़ रही है, या उसकी भाभी लड़ रही है। सबसे वोकल कौन थी? महिला। तो मेरे मन में ये भावना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना सह रही है, लेकिन ये कुछ कह रही हैं हमें। ये कह रही हैं कि हम अब सहना नहीं चाहते, हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो वो जो भावना है उसी से इंस्पायर्ड एक्चुअली ये हमारा स्लोगन है। और जब हम महिला की अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये है कि अब अंदर से हमें समझना है कि कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और अगर हम सब महिलाएं ये समझ लें, एकजुट हो जाएं, तो एक इतना बड़ा फोर्स बनेगा कि हम समाज को, राजनीति को, अपने भविष्य को खुद बदल पाएंगे। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों में उनके वो परिवार रहे हैं, और उनके साथ जो अत्याचार है, जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हुआ है, अपराधियों पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा आप महिला के परिवार पर और महिला पर आरोप लगा रहे हैं। और उस परिवार पर क्या नहीं बीता, उन परिवारों पर क्या नहीं बीता, मैं बता भी नहीं सकती। इस मेरे पर, मुझ पर, मेरी राजनीति पर भी एक बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। नफरत से निपटने का एक ही तरीका है, और ये कोई नया मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उसके बाद बुद्ध भगवान ने भी कहा, गुरु नानक जी ने भी कहा, नफरत का मुकाबला सिर्फ प्रेम कर सकता है। सिर्फ जो नकारात्मक चीज़ है उसके सामने कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर हम डालें तो हम उसी चीज़ में, उसी नकारात्मकता में हम फंस जाएंगे। नकारात्मक चीज़ों का मुकाबला सिर्फ सकारात्मक चीज़ें कर सकती हैं।
इसलिए जब हमने ये अपनी कैंपेन्स शुरू की, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आगे आप देखेंगे कि हमारी 1-2 और कैंपेन्स भी हैं, सिर्फ सकारात्मक कैंपेन्स हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी नकारात्मक बात में पड़ें। हमें परवाह ये है कि हम विकास कैसे लाएंगे, हमें परवाह ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगे, हमें परवाह ये है कि हम नौजवानों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, हमें परवाह ये है कि जो तमाम हजारों नौजवान हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, बार बार किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या रोजगार के लिए वो जितने टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं, किसी घोटाले की वजह से फिर से देना पड़ रहा है, टेस्ट देने के बाद आपको कट ऑफ मार्क आपका बदला जा रहा है। इन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करेंगे, इनको कैसे हम हटाएंगे, बाधाएं कैसे हटाएंगे, ताकि जितने भी मौके हैं, चाहे रोजगार के मौके हैं, सशक्त होने के मौके हैं, नौजवानों को मिले, महिलाओं को मिले, और लोग जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। ज़मीन पे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसान हो, दलित हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सब त्रस्त हैं। तो जो राजनीति में जो हिंसा लाना चाहते हैं, जो नफरत लाना चाहते हैं, उनका एक मकसद होता है। मकसद ये है कि आप उनसे सवाल ना करें, आप उनसे जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि भाई तुम मेरे लिए कर क्या रहे हो, ये आप पूछोगे नहीं। तो इनका फ़ायदा कुछ ऐसी पार्टियों का ही होता है। अंत में आप सोचिए, आप नेता हैं, आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब आपको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो मैं धर्म की बात करूंगा, मैं जाति की बात करूंगा, नफरत की बातें करूंगा, तो वोट मिल जाएगा मुझे। तो आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे आप काम तभी करेंगे ना जब आपको मालूम है कि 5 साल बाद आपको उस काम पे जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो ये राजनीति में खास तौर से समाज में जो नकारात्मकता, हिंसा फैल रही है, इसका मुकाबला एक्चुअली सकारात्मक राजनीति, प्रेम, करुणा भाव, सबको एक साथ लेकर उन चीज़ों के बारे में हम बात करें जो एक्चुअली हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को सुधारें, हमारे समाज को सुधारें, हमारा जो आपसी प्रेम है उसको बढ़ाएं। आप देखेंगे कि जो लिस्ट हमारी आएगी महिलाओं की जो टिकट चाहती हैं, उसमें ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मिसाल के तौर पर मैं बता देती हूँ कि एक महिला जिसने पंचायत का चुनाव लड़ा और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उससे लड़ाई की, उसकी साड़ी फाड़ दी, और हमारी पार्टी में नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी में थी। मैं गई, उनसे मिली उस समय। वो चुनाव लड़ेंगी, उनको मौका मिल रहा है। क्यों? देखिए, क्योंकि और मैं उनसे कह रही हूँ कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप खड़ी होंगी, आप खड़े होइए, आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपना मन बना के, अपना धैर्य बनाकर, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और जब हम एकजुट होंगे, जब पूरी कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है, तो उसकी सुरक्षा ऑटोमेटिकली उसको मिलेगी, उस पार्टी की मजबूती से, हमारे समर्थन के साथ, और हम उसके लिए समर्पित हों, उसके साथ वो खड़ी हो पाएगी और उससे सुरक्षा मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप महिला हैं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, आप डर रही हैं, घबरा रही हैं, मेरे पास आइए, मेरे से मिलिए। आपकी जो घबराहट है, आपकी जो फियर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको सुलझाते हैं, और खड़े हो जाइए हमारे साथ। हमारे घोषणा पत्र में जो शक्ति विधान हमने महिलाओं के लिए लिखा है, उसमें हमने बहुत क्लियरली बताया कि जो 40% हम टिकटों के लिए दे रहे हैं, उसी तरह से 40% सरकारी रोजगार में हम, नौकरियों में हम देंगे, बशर्ते कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस की जो रूल्स हैं वो उनको हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब जो ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं उसके अंदर हम 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे।
तो जो पूरा जो स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए हमने काफ़ी सोचा और किस तरह से किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो हमारे मैनिफेस्टो में है। जैसे पूरे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। तो तमाम पद रिक्त हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक पीएचसी होगा लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। तो इसको हम ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले वो रिक्त स्थान भरना चाहते हैं। फिर किसी भी बीमारी के लिए प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार देगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और इसे राष्ट्र औसत के करीब से लाया जाएगा। मतलब कि जो भी शहर और ग्रामीण के जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य के लिए, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम मजबूत बनाना चाहते हैं। इसमें खास हमने सोचा है कि महिलाओं के लिए हर पीएचसी में एक अलग कमरा होगा जिसमें महिला डॉक्टर अवेलेबल होगी और जो खास तौर से जो महिला का जो एक वेलनेस चेक, जैसे एनुअल वेलनेस चेक करे, जिसमें महिला जाकर अपना पूरा अपनी जो महिला के खास स्वास्थ्य की इश्यूज होती हैं उनके बारे में बात कर पाए और डॉक्टर से मिल पाए। ये भी हमने इसमें लिखा है। मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य पर ध्यान देने के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट शुरू की जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और